स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह। बच्चों, आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नई शुरुआत में हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का अध्ययन। बच्चों, कक्षा 12 के भूगोल के प्रथम पाठ में आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे और साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा कि आपके एक्सरसाइज भी करा सकूं। बच्चों, ये जो मानव भूगोल है या जो भूगोल का सिलेबस है ये एनसीईआरटी के द्वारा अनुमोदित है, जो कि प्रायः सभी बोर्डों में समान रूप से चलता है। तो ये लगभग कला वर्ग के सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से आते हों, चाहे आप यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आते हैं, सब में पहला पाठ और पूरे पाठ की प्रकृति तथा भूगोल का जो सिलेबस है वो यही है। इसलिए सभी लोग इसका लाभ उठाएं, आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ का नाम है मानव भूगोल। इसके अंतर्गत प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अर्थात हमें ये देखना है कि मानव भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके उपागम क्या हैं। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें, देख लेते हैं। ये मानव भूगोल जो है बच्चों, ये दो शब्दों का मेल है। ठीक, कौन से शब्दों का मेल है? मानव और भूगोल। मानव और भूगोल। ठीक, तो सबसे पहले हम मानव तो जानते ही हैं कि मानव क्या है। अब बात करें भूगोल की, तो भूगोल जो शब्द है अगर हिंदी में ले तो भू प्लस गोल, भूगोल शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भू प्लस गोल से, अर्थात गोल पृथ्वी का अध्ययन। वही बात यदि हम इसकी अन्य व्युत्पत्तियों की करें तो ये जो भूगोल शब्द है ये दो शब्दों का योग है। ग्रीक भाषा के ये जियोग्राफी किससे बना है? ये बना है बच्चों जियोग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी जिसे बोलते थे हम, तो जियोग्राफी शब्द से लिया गया है। अब ये जियोग्राफी शब्द जो है ये यूनानी भाषा अर्थात जिसे हम ग्रीक भी कह सकते हैं, तो जियो प्लस और ग्राफिक से बना है। काहे से बना है? जियो प्लस ग्राफिया। ठीक, इनसे मिलके बना है ज्योग्राफी शब्द, जहाँ बच्चों जियो का अर्थ तो होता है पृथ्वी, ठीक, और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। ठीक, तो इस तरह से जियोग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन, अर्थात वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम इस पृथ्वी धरातल और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भूगोल अर्थात ज्योग्राफी कहते हैं। अब बात आ जाती है कि मानव भूगोल। ठीक, तो बच्चों आपने इससे पूर्व की जो कक्षा है कक्षा 11, तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि भूगोल की जो है वो दो शाखाएं हो जाती हैं। कितनी शाखाएं हो जाती हैं बच्चों? दो शाखाएं हो जाती हैं। ठीक, एक शाखा का नाम तो हो जाता है भौतिक भूगोल। क्या होता है? भौतिक भूगोल। ठीक, और दूसरी जो शाखा है वो हो जाता है आपका मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, भौतिक भूगोल क्या है? इसके अंतर्गत हम धरातल, पर्वत, पठार, नदी, महासागर, महाद्वीप, पवने, उच्चावच आदि का वर्णन करते हैं। ठीक, जो भौतिक दशाएं हैं अर्थात प्रकृति की जो भौतिक दशाएं हैं उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब प्रकृति की जो दशाएं हैं वो आपने वर्षा भी उसमें शामिल, वात यानी वायु भी उसमें शामिल, पृथ्वी की संरचना
महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार, नदियाँ, मिट्टी, है ना। तो ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं उन सब का अध्ययन जो है वो कहाँ किया जाता है बच्चों? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जबकि दूसरा जो पार्ट है भूगोल का वो है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है इसके अंतर्गत हम मानव एवं उससे संबंधित क्रियाकलाप को और साथ ही साथ धरातल के साथ उसका संबंध, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब ये सब जो शास्त्र बने हैं ये सब मनुष्य के लिए तो बने हैं। तो मनुष्य के लिए जब सब शास्त्र बने हैं तो मनुष्य को अलग तो नहीं किया जा सकता, ना ही पृथ्वी से ना प्रकृति से। तो मनुष्य की प्रकृति के साथ जो सहसंबंधता रहती है, जो उसके क्रियाकलाप होते हैं, उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत। जैसे कृषि करता है मनुष्य, उद्योग धंधे करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, राजनीतिक क्रियाएं करता है, सैन्य क्रियाएं करता है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, संस्कृति है और अधिवास हैं। अधिवास मतलब उसके आवास वगैरह, ठीक। तो इन सब का अध्ययन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, अधिवास, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमारी ये जो भूगोल शब्द के दो जो भेद हैं वो आपने समझ लिए। एक तो भौतिक भूगोल जो आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, और दूसरा है मानव भूगोल जो आज की हमारे विषय वस्तु का केंद्र बिंदु है। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों? मानव भूगोल पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं मानव भूगोल को पढ़ने से पहले भूगोल शब्द के बारे में हम एक बेसिक या सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि कभी कभी छोटे प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसमें हमें सबसे पहले जानकारी लेना है कि आखिर भूगोल शब्द जो है उसका, उस शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले किसने किया था, ठीक। याद रखिएगा, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी भूगोल शब्द के जनक कौन थे? समझ गए ना, भूगोल शब्द के जनक कौन थे। मैं भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं कि भूगोल के जनक कौन थे, भूगोल शब्द के जनक कौन थे, ठीक। तो बच्चों भूगोल शब्द सबसे पहले जो है वो दिया था एरेटोस्थनीज ने। किसने दिया था बच्चों? एरेटोस्थनीज। एक सेकंड, एरेटोस्थनीज, ठीक। नोट करते जाए, अपनी नोटबुक अपने साथ रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो कभी प्रश्न आता है कि भूगोल शब्द के जनक कौन थे, तो आपका उत्तर होगा बच्चों एरेटोस्थनीज, ठीक। और यदि प्रश्न आता है कि भूगोल के जनक कौन थे, भूगोल के जनक, ठीक, तो बच्चों भूगोल के जनक माना जाता है हिकेटियस को। किसे माना जाता है? हिकेटियस, हिकेटियस को, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, भूगोल शब्द के जनक एरेटोस्थनीज और भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब बात आती है, जब जनक की बात चल गई है तो फिर ये बात आती है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं, ठीक। तो आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि छोटे प्रश्नों में इसी पाठ के अंतर्गत इसको पूछा जाता है। तो आधुनिक भूगोल के जनक बच्चों ये है आपके हम्बोल्ट, बहुत प्रसिद्ध नाम है हम्बोल्ट, ठीक। हम्बोल्ट की धारा तो सुनी होंगी, लेकिन ये हम्बोल्ट जो नाम है ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक, क्योंकि आज का हमारा विषय तो यही है, ठीक। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, ठीक। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं बच्चों फ्रेडरिक रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है ना।
ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। तो यहाँ भी देखो बच्चों, ये प्रश्न जो है समझने की बात है। अगर प्रश्न आता है आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा हम्बोल्ट। और यदि प्रश्न आता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजिल। ठीक है ना। तो फ्रेडरिक रैटजिल आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है मानव भूगोल के संबंध में, ठीक। तो इन्होंने मानव भूगोल के संबंध में अपनी जो परिभाषा दी है उसको आप सुने गौर से, ठीक है ना। रैटजिल ने, किसने, रैटजिल ने क्या परिभाषा दी है, रैटजिल, ठीक, फ्रेडरिक रैटजिल ने क्या कहा है, गौर से सुनिएगा इसको। इन्होंने मानव भूगोल के संबंध में कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज एवं उसके धरातल के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। क्या कहा, मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल, अर्थात जो मानव समाज है उसका, और जिस धरातल पर वह रह रहा है उसका, ठीक। यानी मानव समाज जो है उसका अध्ययन करता है और जिस धरातल पर वह रह रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसी का अध्ययन मानव भूगोल करता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद इनकी एक शिष्या हुई, ठीक। इनकी शिष्या थी आपकी एलन सैम्पल। क्या नाम था उनका, एलन सैम्पल, एलन सैम्पल, ठीक। तो एलन सैम्पल जो थी, इनकी रैटजिल की ही शिष्या थी। तो उसी परिभाषा को थोड़ी और विस्तृत रूप प्रदान किया, उसी परिभाषा को थोड़ा और अच्छा और विस्तृत रूप दिया। कैसे, इन्होंने क्या कहा, सुनिए गौर से। मानव भूगोल चंचल मानव एवं स्थायी पृथ्वी, गौर करिए, चंचल मानव एवं स्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये कहा किसने, एलन सैम्पल ने। क्या कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और स्थायी अस्थायी पृथ्वी, ठीक। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों की परिवर्तनशील प्रकृति का मध्य जो है उसका संबंधों का अध्ययन करता है। क्यों, इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य कैसा होता है, चंचल। चंचल माने क्रियाशील, वो शांत नहीं बैठा रह सकता, ठीक। अगर शांत बैठा रहता तो आज भी मनुष्य आदि मानव ही होता। लेकिन सैम्पल का कहना था कि मनुष्य चंचल है, क्रियाशील है, वो निरंतर कुछ ना कुछ अनुकूलन और समायोजन का प्रयास करता ही रहता है, इसलिए वो क्या है, चंचल। और दूसरी तरफ कहा अस्थायी पृथ्वी। तो अस्थायी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को उन्होंने अस्थायी कहा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का मतलब प्रकृति से है। तो प्रकृति भी एक जैसी सदैव नहीं रहती है ना। प्रकृति में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी एकदम आग का गोला थी, धीरे 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 ठंडी हुई, फिर हिमयुग आया तो पूरी पृथ्वी में किलोमीटरों चौड़ी ऊपरी परत जम गई बर्फ ही बर्फ की, ठीक। तो आग के गोले से वो जाके बर्फ में तब्दील हो गई, फिर धीरे धीरे वही बर्फ पिघली तो जाकर के समुद्र सागर बने और आज की पृथ्वी ऐसी दिखती है। तो पृथ्वी भी क्या है, अस्थायी। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो ये परिवर्तनशील संबंध हैं, जो निरंतर रोज बदलते रहते हैं, कभी मनुष्य प्रकृति से प्रभावित होता है तो कभी प्रकृति है मनुष्य से प्रभावित होती है। तो इन्हीं संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये कहना था बच्चों एलन सैम्पल का, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने जो विचारधारा दी रैटजिल ने, ठीक, रैटजिल महोदय ने जो विचारधारा दी उसको नाम दिया जाता है बच्चों नियतवाद। क्या कहा जाता है, नियतवाद या नियतवाद, एक सेकंड, नियतवाद या इसी को कह ले हम निश्चयवाद। क्या कहें, निश्चयवाद, चाहे नियतवाद कहें चाहे निश्चयवाद कह लें, ठीक है ना। तो ये जो नियतवाद है वो क्या है,
ठीक है, समझेंगे आप। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाद की चीज़ें हैं। पहले हम जो भूगोल, मानव भूगोल के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं हैं, जो विभिन्न भौगोलिक विचारधाराएं हैं, वो आपके पास यहाँ दिख रही होंगी। ठीक, तो सबसे पहला विचार आया था काय का? प्रकृतिवाद, नियतवाद या निश्चयवाद का। ये जो बच्चों विचार दिया था, ये दिया था रैट जिले। ठीक, किसने? रैट जिल ने, यानी फ्रेडरिक रैट जिल का कहना था। ठीक, अब ये समझ लें कि नियतवादी या निश्चयवाद या प्रकृतिवाद है क्या। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार या निश्चयवादियों के अनुसार ये जो मनुष्य है ना, ये प्रकृति का दास है। मनुष्य स्वयं में कुछ नहीं है, जो प्रकृति चाहती है वही होता है। ऐसा किनका कहना था? नियतवादियों या निश्चयवादियों का कहना था। ठीक, कि मनुष्य जो है वो क्या है? प्रकृति का दास है, गुलाम है। और यहाँ जो इस धरातल पर घटित होता है वो सब प्रकृतिजन्य होता है, अर्थात इसके लिए उत्तरदायी मनुष्य नहीं है। कौन है? प्रकृति है। इसलिए जो भी घटित होता है वो सब प्रकृतिजन्य होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी प्रकृति के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसा किनका कहना था? प्रकृतिवादियों या निश्चयवादियों को। अच्छे तरह से गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो अवधारणाएं हैं ना, आपके लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। ठीक, और बहुत ज़्यादा नहीं तो आप इन तीन को तो बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा कि प्रकृतिवाद क्या है, संभाववाद क्या है और नव निश्चयवाद क्या है। ठीक, तो मैंने प्रकृतिवाद के संबंध में आपको क्या बताया कि प्रकृतिवादियों के अनुसार या निश्चयवादियों के अनुसार मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है, और इस धरातल में, इस एनवायरनमेंट में जो भी घटित होता है वो सब प्रकृतिजन्य होता है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति का सम्मान करना होगा, प्रकृति के अनुसार चलना होगा और कभी भी प्रकृति के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। और यदि वो ऐसा करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो निश्चित ही उसका भी विनाश ही हो जाएगा। ऐसा प्रकृतिवादियों का कहना था। ठीक, कि मनुष्य को प्रकृति के किसी भी क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो वृक्षों को, पहाड़ों को, नदियों को, भूमि को देवता या माता माना करते थे, है ना। मातृ भक्त शक्ति, पितृशक्ति, है ना। वृक्षों में देवता को देखते थे, पहाड़ों में देवता को देखा करते थे। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि प्रकृति ही सब कुछ है, ये जो चाहेगी वही होगी। और इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों हमारे भारतीय विचारक भी प्रकृतिवादी रहे हैं, यूनानी विचारक भी प्रकृतिवादी रहे हैं। ठीक, इसलिए इन्होंने प्रकृति की देवी देवताओं को की तरह पूजा की है। ठीक, तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब बात करते हैं हम संभावनावाद की। तो संभावनावाद क्या है? ठीक, तो ये संभावनावाद जो है बच्चों, इसका जो विचार दिया था वो दिया था विडाल डीला बिलास ने। गौर करें, किसने? विडाल डी ला बिलास। ठीक, एक सेकंड, विडाल डीला बिलास ने। ठीक, ये कौन सी? संभावनावाद। ठीक है ना। संभावनावाद की जो अवधारणा दी थी, जो विचारधारा दी थी, वो दी थी विडाल डीला बिलास ने। ये फ्रांस के विचारक थे, रैट जिल जर्मनी के थे। ठीक, अपने हिसाब से आप याद करने के लिए लिख सकते हैं, जर्मनी विचारक थे। और ये जो थे वो कहाँ के थे? ये फ्रांस के विचारक थे। ठीक, तो इस ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जर्मनी विचारक निश्चयवाद को मानते थे कि संभावनावाद को मानते थे कि नव निश्चयवाद को। तो जर्मनी जितने विचारक थे वो निश्चयवाद या प्रकृतिवाद को मानते थे, और फ्रांसीसी विचारक जो थे वो संभावनावाद को मानते थे। अच्छा, संभावनावाद है क्या? तो देखिए, इस विचारधारा के समर्थक विडाल डीला बिलास थे।
जो कि फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। कैसे दी है, सुनिए गौर से। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। वीडियो को पॉज करके या पूरी बार बार रिवर्स करके इस पूरी परिभाषा को सुनने के बाद इसको जरूर लिख लें, क्योंकि आता है परीक्षा में कि संभावनावाद को परिभाषित कीजिए या मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो यही परिभाषाएं हमें देनी है। क्या कहा था बिडाल लीला विलास ने, फिर से सुन लीजिएगा। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संगठित यानी संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ठीक, ये किसका कहना था, बिडाल लीला विलास, जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के थे। क्या कहा इन्होंने कि पृथ्वी और मनुष्य, यही बात शब्द बार बार आ रहा है, कहीं आ जाता है मनुष्य और पृथ्वी, तो कहीं आ जाता है पृथ्वी और मनुष्य। तो पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का जो नया विचार है वो बिडाल लीला विलास ने दिया। क्या कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जो पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए कुछ भौतिक नियम बने हुए हैं। सूर्य अपने समय पे उदित होता है, अपने समय पे अस्त होता है ना। बरसात अपने नियत समय पे आती है, जून में आती है और लगभग कहा जाए तो सितंबर में चली जाती है। सर्दियां अपने समय पे आती हैं। तो ये भौतिक नियम है जो कि निश्चित है पृथ्वी को नियंत्रित करने के लिए, इनकी आवश्यकता है। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, क्योंकि आखिर इन भौतिक नियमों का सामना मनुष्य को ही तो करना है, तो इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंध, जो आपस में संबंध हैं, उनका अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ऐसा कहना बिडाल लीला विलास का था। अब बात करते हैं इस संभावनावाद है क्या। तो देखिए, संभावनावाद नियतवाद या निश्चयवाद के ठीक उलट है। क्या है, ठीक उल्टा है। जहाँ नियतवादियों ने क्या कहा था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का गुलाम है, दास है, इसलिए प्रकृति जो चाहेगी वही घटित होगा। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें संभावनावादियों की, तो संभावनावाद ये कहता है कि देखिए, इस मानव जो है वो प्रकृति का दास बिल्कुल नहीं है। मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, अपितु वो प्रकृति का स्वामी है और वह अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा बिडाल लीला विलास का मानना था कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, अपितु वह प्रकृति का स्वामी है। अब अगर स्वामी है तो स्वामी को कोई भी कार्य करने से नहीं रोका जा सकता, तो वो प्रकृति में अपनी सुविधा के लिए जो भी परिवर्तन चाहे वो कर सकता है। और वास्तव में देखा जाए तो यही हुआ भी। ठीक, जैसे पहले प्रकृति में मनुष्य आदिम युग में था, आदिम युग में जीते हुए वो कच्चा मांस ही खाता था, शिकार अन्य जानवरों की भांति शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने आग की खोज की, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही तो हो गया। उसने अपनी सुविधा अनुसार आग को खोजा। फिर आग को खोज करने के बाद उसने क्या किया कि जो कच्चा मांस खाया करता था उसमें उसने उस आग की सहायता से मांस को भूनना शुरू कर दिया और भूनकर खाना शुरू कर दिया। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, है ना। तो उसने प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ा ना, और फिर इसके बाद धीरे धीरे उसी आग से उसने ऊर्जा के अन्य संसाधनों का विकास किया, संगठित रह करके रहना सीखा, प्रकाश की व्यवस्था भी उसी आग से की। ठीक,
और धीरे धीरे आज के युग से अगर हम तुलना करें तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति के साथ इतना अधिक खिलवाड़ किया या इतना अधिक प्रकृति में परिवर्तन कर दिया कि भयंकर गर्मियों में भी व्यक्ति अपने लिए सर्दी जैसा माहौल बना लेता है। गर्मी पड़ी है, एसी बना लिया मानव ने, ठीक। बहुत दूर जाना है तो अब पैदल नहीं जाना है, उसके लिए मानव ने क्या है, वाहन बना लिए, ठीक। बहुत दूर सुदूर देशों विदेशों की सूचना एकत्रित करनी है तो उसके लिए दूत नहीं भेजना है, अब क्या करना है, इंटरनेट उसने बना लिया, इंटरनेट की खोज कर ली और इंटरनेट पर जा कर के उसने तुरंत उसको सर्च कर लिया, ठीक। तो हर तरह की सुविधाएं उसने प्राप्त कर ली हैं। तो ये कहलाता है बच्चों संभावनावाद, समझ गए। और इसके बाद अब हुआ क्या, ये हुआ बच्चों कि जब मनुष्य ने अपनी सुविधाओं और सुखों के लिए प्रकृति के साथ अत्यधिक खिलवाड़ शुरू किया, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने भी अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे समय में कहीं वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ठीक, ओजोन में ह्रास यानी जो ओजोन परत है उसमें लगातार बढ़ रहे जो छिद्र हैं जिसके कारण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें लौट करके आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हुई क्यों, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ अत्यधिक खिलवाड़ किया, इसलिए हुआ ये सब, ठीक। अब इसका विरोध होने लगा, फिर बाद में विरोध होगा ही और आज हो भी रहा है। तो बाद में आया फिर नव निश्चयवाद। क्या आया बच्चों, नव निश्चयवाद, ठीक। तो नव निश्चयवाद के जो वो थे प्रवर्तक, वो थे बच्चों ग्रिफिथ टेलर, ठीक, ग्रिफिथ टेलर, ठीक। तो नव निश्चयवाद क्या है, देखिए, नव निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने प्रकृतिवाद और संभावनावाद दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, टेलर का काम क्या होता है, सिलना, कपड़ों को जोड़ना, ठीक। तो जोड़ा किसने, टेलर ने, क्योंकि उसका काम होता है, टेलर का क्या होता है, जोड़ना काम। किसको जोड़ा, संभावनावाद और प्रकृतिवाद को जोड़ा, ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब उन्होंने एक अपनी नई परिभाषा दी मानव भूगोल से संबंधित, ठीक। और क्या कहा, अच्छा ये भी समझ लीजिएगा, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के थे बच्चों, अमेरिका के थे, ठीक। हाँ, जिस तरह से रैटजेल जर्मनी के, विडाल डी ब्लास फ्रांस के, उसी तरह से ग्रिफिथ टेलर अमेरिका के थे। तो इसे अमेरिकन विचारधारा भी कह सकते हैं। अमेरिकन विचारधारा ने एक नई संभावना को जन्म दिया और उन्होंने नाम दिया उसे नव निश्चयवाद, या उसी को कहा जाए तो रुको और जाओ, रुको और जाओवाद, ठीक। ये दो तरह की विचारधाराएं दी, राइट। उसी को नव निश्चयवाद कह लो या उसी को रुको और जाओ कह लो। कैसे रुको और जाओ, मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चों हम सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर वाहन आ रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर आ जा रहे हैं, तो हमने देखा होता है कि चौकों पर लाल और हरी और पीली बत्तियां लगी होती हैं, ठीक। तो जैसे ही लाल बत्ती होती है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, है ना। जैसे ही पीली बत्ती होती है तो क्या है, हम चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही हरी बत्ती जलती है हम चल पड़ते हैं, ठीक। ठीक यही विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी। क्या कहा उन्होंने नव निश्चयवाद में कि देखिए, प्रकृति में परिवर्तन मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को विकसित होना है, उसे अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विकास यदि करना है, तो उसे प्रकृति में कुछ ना कुछ संशोधन तो करना ही होगा। लेकिन यह संशोधन मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात अपनी सुविधा के लिए हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए
जितना कि प्रकृति सहन कर सके। जब प्रकृति लाल इशारा करे अर्थात खतरे का आगाज करे, संकेत करे, तो रुक जाओ, यानी प्रकृति से खिलवाड़ बंद कर दो। ठीक, इसके बाद प्रकृति अपने आप स्वयं को डेवलप कर लेती है बच्चों। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें वृक्ष लगाना है कि जानवरों को संरक्षण देना, कुछ ना करें आप, केवल प्रकृति से खिलवाड़ बंद कर दें, प्रकृति अपने आप को फिर उसी स्थिति में लाएगी। तो धीरे धीरे प्रकृति फिर स्वतः अपने पूर्व रूप में आ जाएगी। और जब हरा निशान हो जाए अर्थात सब ठीक लगने लगे तो मनुष्य फिर से उसमें परिवर्तन शुरू कर दे। ये था नव निश्चयवाद। ठीक, कि जब प्रकृति खतरे का संकेत दे, लाल बत्ती हो जाए तो क्या है, रुक जाओ। और जब प्रकृति हरी बत्ती दिखाए अर्थात हरी झंडी दिखा दे तो फिर से अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेना चाहिए। ठीक, तो यही कहा है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए अर्थात प्रकृति में उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितने से प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। ठीक, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। अगला फिर इसके बाद आया नया वाद आया मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा। ठीक, तो मानवतावादी विचारधारा क्या थी, तो इसमें कहा गया कि मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसका संबंध मानव कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे पक्ष शामिल हैं। अर्थात ये कहा गया कि मनुष्य को देखिए रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, ठीक, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य। तो उतना परिवर्तन तो बनता है, कितना कि उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, उसे रहने के लिए आवास मिल जाए, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो जाए और उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी मतलब हो जाए। ठीक, इतना परिवर्तन मनुष्य को प्रकृति में कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आया बच्चों आमूलवादी विचारधारा। ठीक, तो मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत निर्धनता के कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया, उसे रेडिकल विचारधारा या आमूलवादी विचारधारा कहा जाता है। ठीक, तो क्या कहा गया कि निर्धनता के कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था, वो थोड़ा सा ये चूंकि इतिहास में चले गए लेकिन जाना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था साम्यवादी सिद्धांत। वो समानता का पक्षधर था लेकिन वो नर्म और लोचशील समानता का पक्षधर बिल्कुल नहीं था। वो ये कहता था कि पूंजीपतियों को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है और यदि एक समाज में निर्धन और पूंजीपति दो वर्ग रहते हैं तो निर्धनों को क्या करना चाहिए, पूंजीपतियों पर धावा बोल देना चाहिए और उनका सारा धन छीन करके बराबरी पे आ जाना चाहिए। उग्र विचारधारा जिसे हम रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। ठीक, इसे कहा जाता है उग्र साम्यवाद। छीन लो, बराबरी पर आने के लिए अपना जो है अधिकार छीन लो। ठीक, मांगो मत, छीनो। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी और इसी से संबंधित जो है आमूलवादी विचारधारा भी है। फिर अंत में आई बच्चों व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक, तो व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, तो सुनिए, मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के समयावधि का बोध कराने पर अधिक बल दिया जाता है, उसे व्यवहारिक विचारधारा कहते हैं। ठीक, तो ये बच्चों भौगोलिक विचारधाराएं थीं, जो प्रमुख भौगोलिक विचारधाराएं थीं वो इस तरह थीं। ठीक, और आप इसे अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ठीक, अब इसके बाद हम बातें हैं इधर मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति कहलाता है बच्चों स्वभाव। ठीक, तो मानव भूगोल का स्वभाव कैसा है, तो यहाँ 4 बिंदु हैं, चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे अधिक आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी। पहला बिंदु क्या है बच्चों कि मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। बहुत आसान है कि मानव भूगोल किसके लिए है, इसके केंद्र बिंदु में कौन होता है, मानव ही होगा ना।
ठीक, जैसे कहा जाए कि भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु होता है भौतिक वस्तुएं, उसी का तो अध्ययन करना है। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन होगा, मानव ही होगा, क्योंकि मनुष्य के लिए ही तो उस भूगोल की संरचना हुई है। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव होता है। दूसरी बात आती है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। तो ये मानव भूगोल क्या है, ये मानव के द्वारा या मानव के लिए एक निर्मित पारिस्थितिकी है। ठीक, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम। ठीक, बहुत से बच्चे हैं तो इकोसिस्टम को ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। तो मानव भूगोल क्या है, मानव के लिए मानव के द्वारा निर्मित एक इकोसिस्टम है, जिसमें वो प्रकृति के साथ संक्रियाएं करता है, क्रियाकलाप करता है। ठीक, तीसरी बात है मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत बच्चों जिन जिन विषयों को, जिन जिन क्षेत्रों को पढ़ाया जाता है या जिनका अध्ययन किया जाता है, उन सभी तत्वों का पार्थिव एकता से संबंध है। पार्थिव माने पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं, ठीक, वो कहीं ना कहीं सब एक ही हैं या वे सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि आप पृथ्वी के अर्थात एनवायरनमेंट, पर्यावरण के किसी एक तत्व में बदलाव करके देख लें, सभी तत्व एक साथ प्रभावित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा कि आप जंगल काट दें, ठीक, तो आप सोचें कि जंगल काटने से केवल पेड़ खत्म हुआ और क्या हुआ, नहीं, जंगल काटने से जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। ठीक, इसके बाद जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो भी कम होगी और वर्षा की प्रक्रिया है वो कम होगी। तो जब वर्षा कम होगी तो जल स्रोत कम होंगे, जल स्रोत कम होंगे तो कृषि कम होगी, कृषि कम होगी, मानव भूखों मरेगा। ठीक, तो एक किसी भी तत्व के साथ आप छेड़छाड़ कर दें, सारा का सारा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। ये पार्थिव एकता कहलाती है कि पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, अगला बात है मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। तो देखिए जो मानव भूगोल है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। संसार में जितने भी भौतिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, वो एक समान नहीं हैं। ठीक, जैसे हम देखें कि पश्चिमी देशों में जाएं हम, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में, तो वो शीत प्रधान क्षेत्र हैं, वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ गर्मियाँ होती हैं। अगर हम अफ्रीका चले जाएं तो गर्मियों की वहाँ पराकाष्ठा हो जाती है, कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं के लोग काले होते हैं, कहीं के लोग गोरे होते हैं। ठीक, तो ये क्षेत्रीय विभिन्नता है और यही मानव भूगोल का आधार है। ठीक, अगर सभी लोग एक जैसे होते तो फिर मानव भूगोल की आवश्यकता ही ना होती। ठीक, आप देखते हैं अमेरिका में अधिक विकास हुआ है, भारत में कम हुआ है और अफ्रीकी देशों में और भी कम हुआ है। तो क्यों, इसी क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण। ठीक, तो ये मानव भूगोल की प्रकृति हो गई। अब बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक, तो आखिर इसमें हमें बच्चों ये देखना है कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। ठीक, मानव भूगोल के अंदर पढ़ता क्या है व्यक्ति, तो देखिए नंबर 1 जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। ठीक, तो जनसंख्या का अध्ययन भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। किस क्षेत्र में जनसंख्या का प्रवाह कितना है, जनसंख्या घनत्व इधर कम उधर ज़्यादा क्यों है। ठीक, अधिक जनसंख्या होने के या कम जनसंख्या होने के क्या कारण हैं, ये सब इसका अध्ययन है। दूसरी बात आती है प्रदेश संसाधनों के उपयोग या नियोजन का अध्ययन। तो जो प्रादेशिक संसाधन हैं उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से उनका निवेश किया जाए। नियोजन माने इन्वेस्ट। ठीक, इंग्लिश में अगर कहें तो इन्वेस्ट। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो समस्त क्षेत्रों में, प्रदेश माने क्षेत्र, समस्त क्षेत्रों में अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक, कहीं वनस्पतियों का जोर मिलेगा तो कहीं खनिज पदार्थों का जोर मिलेगा, कहीं जल संसाधन अधिक होंगे तो कहीं पठार अधिक होंगे तो कहीं कुशल। तो ये प्रादेशिक जो क्षेत्र हैं वो भिन्न भिन्न हैं, तो उसमें संसाधनों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होगी। तो जहाँ जैसे संसाधन होंगे उसका प्रयोग हम उसी हिसाब से करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ तेल कम है, खनिज तेल, तो हम खनिज तेल का उपयोग सीमित मात्रा में करते हैं। जब बहुत ही अधिक आवश्यक होता है तब हम कहीं इनका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल इत्यादि का है ना,
अगर हमें 150 मीटर जाना होता है तो हम पैदल ही चल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन संसाधनों की कमी है। वहीं बात करें अरबियन देशों की, तो अरबियन देशों में जो है वहाँ तेल अधिक है, पानी कम है। तो वो जैसे हम पेट्रोल को बहुत ही कंजूसी से खर्च करते हैं, वो पानी को बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। तो वही कहा गया कि प्रदेश संसाधनों के उपयोग और नियोजन का अध्ययन, अर्थात ये क्षेत्रीय जो संसाधन है, भूमि संपदा, वन संपदा, जल संपदा, इनका किस तरह से उपयोग करें और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से इनको इन्वेस्ट करें। ठीक है। अगला है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। तो मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। अब सांस्कृतिक वातावरण में बच्चों क्या आता है? मनुष्य का खान पान, उसका पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक, ये सब जो है वो कहलाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ठीक, तो इसका अध्ययन भी किया जाता है। अगला है वातावरण समायोजन का अध्ययन। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपका कि वातावरण के साथ समायोजन करना ये मानव भूगोल के अध्ययन का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य चाहे अपने लिए जितनी सुख सुविधाएं जुटा ले, लेकिन वह जीवन भर इस प्राकृतिक वातावरण से एडजस्टमेंट ही करता रहता है। समायोजन माने एडजस्टमेंट। ठीक, वो एडजस्ट ही होता रहता है। उसे गर्मी लगती है तभी तो उसने एसी बनवाया। ठीक, तो ये एडजस्ट ही तो है। ठीक, उसको आने जाने की परेशानी हुई तो उसने 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर आदि बनवा लिए। ठीक, एक स्थान से दूसरे देश में जाना है, बीच में समुद्र पहाड़ पर्वत पड़ते हैं तो उसने वायुयान बना लिया। मतलब वो एडजस्टमेंट करता ही रहता है। तो ये इसके अंतर्गत अनुकूलन और समायोजन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके बाद है वातावरण समायोजना का कालिक अनुक्रमण। तो अब अगला जो हमारे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो है वातावरण के साथ जो मनुष्य समायोजन करता है वो एक दिन में नहीं हो जाता बच्चों, इसका कालिक अनुक्रमण चलता है। कालिक माने, काल माने होता है समय। ठीक, काल माने क्या होता है बच्चों? समय। तो कालिक अनुक्रमण यानी समय के साथ जो है बदलाव होता है, एक दिन में कोई बदलाव नहीं हो जाता। ठीक, ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने कल अग्नि की खोज की और आज सीधा जा करके उसने भट्टियां बना ली और ताप ग्रह बना लिए, ऐसा नहीं है। ये लाखों करोड़ों वर्ष की लगातार प्रक्रिया का परिणाम हैं। ठीक, तो ये थे बच्चों मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब बात करते हैं अध्ययन के उपागम, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन का उपागम, कौन कौन से उपागम है। उपागम कहलाते हैं बच्चों विधियां, अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक, तो पहला है पारिस्थितिकी उपागम। ठीक, हम पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के आधार पर भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। फिर है इसके बाद क्षेत्रीय उपागम, क्षेत्रीयता के आधार पर हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है व्यवहार परक उपागम। व्यवहार परक उपागम माने मानव के व्यवहार और प्रकृति के व्यवहार के बीच में जो संबंध है, अर्थात किस प्रकार से मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है, उसके अंतर्गत हम व्यवहार परक उपागम को लेते हैं। इसके बाद है कल्याण परक उपागम। तो कल्याण परक उपागम के अंतर्गत के ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप मानव के द्वारा किए जाने चाहिए जिससे मानव कल्याण अधिकतम हो सके लेकिन प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे, ये कहलाता है कल्याण परक। ठीक, मनुष्य घर बनाए लेकिन जंगलों को काट के ना बनाए, क्योंकि अगर इस तरह से वो बेतरतीब अपना ही कल्याण सोचता रहेगा तो एक दिन स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। और बच्चों कहना ना पड़े आज की स्थिति इसी तरह की है ना, चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा छाया हुआ है, हिमनद पिघल रहे हैं, पानी समुद्रों में बढ़ रहा है और धरातल से घट रहा है। ये क्यों? मनुष्य के अंधाधुंध दोहन से। तो कल्याण परक उपागम। इसके बाद तंत्र उपागम। तंत्र उपागम का मतलब होता है बच्चों प्रौद्योगिकी से। ठीक, तो प्रौद्योगिकी के विकास के अंतर्गत हम तंत्र उपागम को लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये भी हुआ। अब मानव भूगोल की कुछ शाखाएं आपके सामने हैं। ठीक, तो मानव भूगोल में देखिए कहीं से भी शुरू कर देते हैं हम। ठीक, मानव भूगोल की हमारे पास जो प्रमुख शाखाएं, ये 8 शाखाएं आपके सामने दिख रही हैं। पहले है आपका सैन्य विज्ञान। ठीक, तो सैन्य विज्ञान के अंतर्गत हम सैन्य भूगोल का अध्ययन करते हैं, यानी मिलिट्री जो साइंस है, तो मिलिट्री साइंस के अंतर्गत हम सैन्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आपका जननांकीय।
तो इसके अंतर्गत हम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक, किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है, किस में ज़्यादा है, अधिवासों का आकार कैसा होता है, मनुष्य का खान पान। फिर इसके बाद नगरीय अध्ययन के अंतर्गत हम नगरीय भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो नगरीय भूगोल माने मनुष्य के जो अधिवास हैं उनकी व्यवस्था किस तरह से है। ठीक, किस तरह से नगरों का जनजीवन लोगों को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल का अध्ययन किया करते हैं। ठीक, कि आखिर मनुष्य अपने समाज के साथ किस तरह से अनुकूलन और समायोजन बिठाता है, अपने समाज में अन्य लोगों को किस तरह प्रभावित करता है और दूसरों से किस तरह प्रभावित होता है। इसके बाद है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जैसे हमारी कृषि, उद्योग धंधे, वाणिज्य, सेवाएं, इसके माध्यम से हम किस तरह से धनोपार्जन करते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का अर्थ मन से है, तो मन का अर्थात व्यवहार से है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहारवादी भूगोल का अध्ययन करते हैं। फिर बात आती है इतिहास की। तो इतिहास के अंतर्गत हम ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, अर्थात विभिन्न कालक्रमों में किस तरह से क्या क्या परिवर्तन हुए, ये ऐतिहासिक भूगोल की बात है। और बात करते हैं हम राजनीति की। तो राजनीतिक के अंतर्गत हम राजनैतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये मानव भूगोल के अध्ययन की शाखाएँ हैं। ठीक, अब ये आपका यहाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए संक्षेप में सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे नंबर 1 है ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते हुए रूप का वर्णन करना। ठीक, जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। तो ज्योग्राफी अर्थात पृथ्वी का वर्णन और उसका बदलता हुआ स्वरूप, उसका भी वर्णन। ठीक, क्योंकि पृथ्वी तो निरंतर बदलती हुई है, अस्थायी पृथ्वी मैंने बताया भी था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। ठीक, तो जो हमारा आज का वर्तमान समय का जो विज्ञान है, जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास आज वर्तमान में है, इन सब की जननी भूगोल को ही माना जाता है। ठीक, भूगोल को जो है वो ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। अगला है भूगोल की 2 शाखाएं हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। धरातल आदि का अध्ययन करें तो भौतिक भूगोल है, और मानव से संबंधित उसके क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन करें तो बच्चों मानव भूगोल हो गया। ठीक, मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है। बहुत अच्छी बात है कि मानव भूगोल जो है वो काहे का बोध कराता है, मनुष्य और उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है। ठीक, तो उन दोनों के परस्पर जो रिश्ते हैं, क्योंकि पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। ठीक, और मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। पहली विचारधारा जो हमने पढ़ी बच्चों, नियतिवाद या निश्चयवाद या प्रकृतिवाद, उसमें ये बताया गया कि प्रकृति ही सब कुछ है, यानी प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। दूसरी परिभाषा जो हमने पढ़ी थी संभावनावाद, उसमें ये कहा गया कि मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करता है। तो दोनों परस्पर रिश्तों में बंधे हैं, एक दूसरे को दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है अनेक भूवैज्ञानिकों ने इस विषय पर अनेक परिभाषाएं दी हैं। ठीक, जैसे कि 2-3 परिभाषाएं तो हमने ही पढ़ ली हैं, रेडजेल की पढ़ ली है। ठीक, कुमारी एलन सैम्पल की भी हमने परिभाषा पढ़ ली है, और इसके अलावा हमने विडाल डीला ब्लास की परिभाषा पढ़ी है। ठीक, अगला है भूगोल की इस शाखा, कौन शाखा, मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। तो भूगोल की ये जो शाखा है मानव भूगोल, इसका जो अध्ययन शुरू हुआ वो हुआ बच्चों 19वीं शताब्दी के, जब चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े प्रकृतिवादी रहे हैं, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता और साइंटिस्ट रहे हैं। उनकी एक पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक, तो उसमें उन्होंने डार्विनवाद जो प्रस्तुत किया, उसी के समय जब उसका प्रकाशन हुआ, तभी से लोगों में इस मानव भूगोल के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी। अर्थात इससे पहले भूगोल की केवल भौतिक शाखा का ही अध्ययन करते थे हम लोग। ठीक है, आगे देखें कि रेडजेल
जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हम बच्चों पहले ही कर चुके। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया, ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लें, एंथ्रोपोजियोग्राफिया, ठीक है ना। ये पुस्तक पूछी जाती है बच्चों कि एंथ्रोपोजियोग्राफिया का लेखक कौन है, तो आपको याद रख लेना है इसे, ठीक। हाँ, में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। यही नियतवाद, यही निश्चयवाद है। हम वातावरण को अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू रेटचेल, ठीक। उन्होंने ये कहा है कि हम वातावरण से सहयोग के साथ कुछ ले लें, है ना, जबरदस्ती नहीं, याचना करके ले। हम पर्यावरण से अगर हमें कुछ लेना है तो उससे सहयोगात्मक रवैये से लें। अगर छीनेंगे तो प्रकृति फिर अपना प्रकोप भी दिखाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है एलन सी शैम्पल रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। इस परिभाषा को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला है प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, ठीक। इसी को कहा जाता है संभावनावाद या संभववाद। क्या है कि प्रकृति के नियमों को समझ लिया पहले मनुष्य ने कि जो भौतिक नियम है वो कैसे हैं, किस तरह से एक दूसरे से आखिर अंतर संबंधित हैं, और बाद में उसी को समझने के बाद उसने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, ठीक। आज मनुष्य को गर्मी का एहसास नहीं होता, सर्दी का एहसास नहीं होता, उसने ऐसे ऐसे उपकरण तैयार कर लिए हैं जो गर्मियों में सर्दी का एहसास दिला देते हैं और सर्दियों में गर्मी का एहसास दिला देते हैं। तो मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है, काहे का प्रयोग करके, नियमों को समझकर तथा प्रौद्योगिकी का विकास करके। इसी को कहते हैं हम संभववाद या संभावनावाद। इसके बाद अगला पॉइंट है मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक विडाल डी ला ब्लास ने अपनी परिभाषा में मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के बारे में बताया है। ये परिभाषा भी बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आया नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, और एक नाम मैंने और भी बच्चों दिया था, रुको और जाओ, है ना। लाल बत्ती का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, तो यह भी इसका नाम है, रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक। इसके प्रवर्तक हैं ऑस्ट्रेलिया के महान वैज्ञानिक, वो महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है नव निश्चयवाद प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं प्रकृति के अति दोहन दोनों का निषेध करता है। तो जो ग्रिफिथ टेलर ने अपनी एक वो थ्योरी दी है, वो थ्योरी ये कहती है कि देखिए, ना तो हम प्रकृति को इतना ज़्यादा सताएं और ना ही प्रकृति से बिल्कुल दूर हो जाएं, अर्थात हम ना तो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं और ना ही प्रकृति के बिना हैं। ऐसा काम करो कि एक सामंजस्य बना रहे, प्रकृति का अति दोहन ना करो, ठीक। ना तो प्रकृति पर पूर्ण निर्भर रहो और ना ही प्रकृति का अत्यधिक दोहन करो, एक मध्य का मार्ग अपनाओ। मध्य का मार्ग मतलब हम प्रकृति का सहयोग करें, प्रकृति हमारा सहयोग करे, ठीक। उतना ही प्रकृति से लें जितना कि आवश्यक है, काहे के लिए, भौतिक और मौलिक चीज़ों के लिए, मौलिक आवश्यकताओं के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक। इसके लिए हम प्रकृति का सहयोग ले सकते हैं। अगला है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नव निश्चयवाद दिया, ठीक। थोड़ा सा यहाँ प्रिंट में दिक्कत है। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद का सिद्धांत दिया। अगला है प्राचीन समय से लेकर आज तक मानव अध्ययन के क्षेत्र एवं उपागमों में परिवर्तन होता रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि मानव अध्ययन के जो क्षेत्र हैं वो पहले जैसे थे आज भी उसी रूप में है, नहीं। पहले बहुत सीमित था इसका क्षेत्र, लेकिन आज उसका क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक जो है विस्तृत हो चुका है। अगला है मानव भूगोल के अंतर्गत कई क्षेत्र और उपक्षेत्र शामिल हैं, ठीक। जैसे कि सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, व्यावसायिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, है ना। इसकी चर्चा भी हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये पूरे पाठ का एक निचोड़ है, ठीक। और ये निचोड़ हमें बहुत ही कहीं ना कहीं और सहयोग देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे बच्चों पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, ठीक। तो देखिए हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलना है,
तो हम मनुष्य से इतनी तो आशा कर ही सकते हैं कि वो प्रकृति के लिए किन किन मानवीय मूल्यों का परिचय दे, किन किन मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन करे। कौन कौन, देखिए कहीं से भी ले लें। सबसे पहले मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो प्रकृति से प्रेम करे, सभी प्राणियों से, चर अचर से, वनस्पतियों से, यहाँ तक कि निर्जीवों से भी, है ना। दूसरा है परस्पर सहयोग। अब परस्पर सहयोग मतलब मनुष्य प्रकृति का सहयोग करे और प्रकृति मानव का सहयोग करे, कुछ इस तरह की हमें सिस्टमैटिक पद्धति अपनानी होगी, ठीक, कि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ चलते रहें, ठीक है। अगला है सहनशीलता। तो मनुष्य में सहनशीलता होनी चाहिए। वो छोटे से छोटे दुखों से घबरा करके तुरंत अपने एनवायरनमेंट को बदल देना चाहता है ना। हल्की सी गर्मी लगती नहीं कि वो तुरंत सोचता है कि काश कहीं कूलर होता, पंखा होता, एसी होता। हल्की सी सर्दी लगती है, वो हीटर की तलाश। तो थोड़ा सहनशील भी होना होगा, क्योंकि प्रकृति के रूल हैं वो सबके लिए समान हैं। अनुशासन। तो देखिए मनुष्य को अनुशासन भी दिखाना होगा, प्रकृति से उतना ही लेना होगा जितना प्रकृति इजाज़त दे, है ना। क्योंकि प्रकृति का अत्यधिक दोहन कहीं ना कहीं मनुष्य मात्र को जो है विनाश की ओर ले जाती है। जैसे आज अगर हम स्थिति देखते हैं बच्चों, तो यही स्थिति है कि मनुष्य कहीं ना कहीं भौतिक सुखों के लालच में विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है ना। ऐसा तक संभावना की गई है कि ये जो कैंसर के केस बढ़ रहे हैं दिन रात, उसमें कहीं ना कहीं ओजोन परत का जो क्षरण हो गया है ना, उसके कारण ये जो है वो कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का हम इतना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं कि जितना इसमें उसका अपचयन ही नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा अनुशासन दिखाना होगा। अगला पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जिस तरह से वो अन्य विषयों के प्रति सचेत रहता है, उसे पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहना होगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे समझेगा क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन करें, कितना ना करें। और अच्छी बात यह है बच्चों कि आज के पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर खेल शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि प्रत्येक बालक जो पढ़ रहा है वो पर्यावरण के प्रति जाने, समझे और उसके प्रति एक उदार रवैया बना सके। उदारता, वही बात जो मैंने कहा, ठीक। तो हमें प्रकृति के प्रति उदार होना चाहिए। जिस तरह से हमारी सारी धन संपत्ति कोई ले जाए तो हमें कष्ट होता है ना, तो उसी तरह से क्या हम प्रकृति का सब कुछ छीन लेंगे तो हम सुखी रह पाएंगे? नहीं, हमें प्रकृति के प्रति भी एक मानवीय रवैया अपनाना होगा, उसके प्रति उदारता बरतनी होगी। सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक। इस तरह का सामंजस्य दोनों में बना रहे, मानव और प्रकृति में, ठीक, कि ना तो मानव प्रकृति से कष्ट पाए और ना प्रकृति मानव से कष्ट पाए, है ना। वनों को काटने से रोकना होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वनों को बिल्कुल ही काटने से रोक दिया जाए, ठीक। अगर हम कहते हैं कि एक पेड़ काटें तो कम से कम 2 या 3 लगा दें, बन गया संतुलन, ठीक। उसमें से एक काटा तो एक तो पैदा हो ही जाएगा 3 में से, ठीक। अच्छा, संवेदनशीलता, हमें अपने अंदर संवेदनशीलता पैदा करनी होगी। हमें जिस तरह से खुद स्वयं सुख और दुख का अनुभव होता है, सोचना चाहिए कि ऐसे ही सुख दुख का अनुभव ये हमारी वनस्पति, ये हमारी प्रकृति, ये भी इसी तरह का अनुभव करती है, ठीक। तो ये कुछ है हमारे मानवीय मूल्य हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हमसे आशा ऐसी की जाती है कि हम इन मानवीय मूल्यों का संरक्षण करेंगे, पोषण करेंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद पूरा पाठ आपका ख़त्म हो गया बच्चों। थोड़ा सा देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको और भी अन्य, समझ लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है उन सभी बिंदुओं को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभ्यास के लिए आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, विकल्प हैं कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? ध्यान रखना। तो पहला है समाकलनात्मक अनुशासन। अभी अभी बात आई थी ना कि हमें प्रकृति के प्रति अनुशासित रहना होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। बिल्कुल, मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो अंतः संबंध है उन्हीं का तो अध्ययन करता है। तीसरा है द्वैधता पर आश्रित। बिल्कुल, द्वैधता का मतलब दो विधाएं, एक मनुष्य एक प्रकृति, तो दो विधाएं तो हैं ही, तो ये द्वैधता पर भी आश्रित है। चौथा जो ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये गलत है। यानी आंसर सही है लेकिन कथन गलत। ठीक, कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप, यानी जो प्रौद्योगिकी का हमने विकास किया है तो ये आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप प्रौद्योगिकी का विकास ही ना करें, ये तो संभव नहीं है ना। प्रौद्योगिकी का विकास करें पर सीमित अवस्था में सामंजस्य बनाते हुए, तो ये गलत है। यानी यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कहने का मतलब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हमें भूगोल से संबंधित सूचनाएं नहीं देता। क्योंकि देखिए किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमें उसके लिए डाटा एकत्रित करना होता है, सूचना एकत्रित करनी होती है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण बिल्कुल हैं, जैसे वास्को डी गामा वगैरह है ना, कोलंबस वगैरह ने जब समुद्री यात्राएं की, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को देखा, वहाँ के खनिज संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को देखा, फिर वहाँ संभावनाएं पाई कि यहाँ बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है, तो ये यात्रियों के विवरण ने हमें भूगोल के प्रति जागरूक किया, ये बात सत्य है। दूसरी बात, प्राचीन मानचित्र, ये भी कहीं ना कहीं हमें भूगोल के लिए स्रोत उपलब्ध कराते हैं, है ना। मानचित्र तो भूगोल का ही विषय है। अगला है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और एक है प्राचीन महाकाव्य। तो प्राचीन जो महाकाव्य लिखे हमारे ऋषियों मुनियों ने, तो वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं वहाँ से भी भूगोल के लिए स्रोत प्राप्त होते हैं ना। जैसे कि रामायण को ही ले लें, हम बहुत दूर न जाएं, तो वहाँ पर उन्होंने श्रीलंका से लेकर के कैलाश पर्वत तक के भौगोलिक विभिन्न क्षेत्रों का जो वर्णन किया है, तब हमें जाकर पता चला कि कैलाश पर्वत जड़ी बूटियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये सब देते हैं। तो अब इसमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बच्चों चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। क्योंकि चंद्रमा से जो हम चट्टानी पदार्थ लाएंगे, उनके नमूने लाएंगे, वो हमें भूगोल में कैसे सहायता देंगे? संभव ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो खगोल का विषय है। देखिए भूगोल का उल्टा खगोल होता है। खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष संबंधी जो ग्रह उपग्रह वगैरह हैं, जो नक्षत्र हैं, उनका अध्ययन कहलाता है खगोल शास्त्र, और पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है भूगोल शास्त्र। तो फिर चंद्रमा का अध्ययन तो फिर खगोल हो गया ना, तो ये भूगोल के लिए कहाँ से आपको स्रोत देगा? तो बस इसका मतलब है कि यही आंसर सही है। समझ गए ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्न में से जो चार आपको दिए गए हैं, इनमें कौन सा एक लोगों और पर्यावरण यानी मानव और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, यानी पारस्परिक जो क्रिया है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखते हैं जरा। पहला है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है लोगों के अनुभव, और चौथा है मानवीय भाईचारा। ठीक, तो पर्यावरण के बीच जो और मानव के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है बच्चों प्रौद्योगिकी। ठीक, क्योंकि मानव भूगोल का जब से अध्ययन हुआ, तब से इसी शब्द पे सबसे अधिक जोर दिया गया कि मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के चक्कर में, ठीक, और प्रकृति के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रौद्योगिकी। पूरे पाठ में आप इसको बार बार पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपगमन माने उपागम। ठीक है, तो मानव भूगोल के उपागम हम सबसे टॉप में पढ़ के आ रहे हैं ना बच्चों। तो कौन सा? क्षेत्रीय विभिन्नता, ये तो है, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो देखिए स्थानीय संगठन भी है,
अन्वेषण और वर्णन भी है। मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक, तो यही उत्तर आपका खा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। ठीक है ना, 30 शब्दों में। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बस इतना कहा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आपको मैंने 3 परिभाषाएं लिखाई, रेडजिल की लिखाई, कुमारी एलन सैम्पुल की लिखाई और विडाल डी ला बिलास की भी बताई। तो कोई भी एक परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है क्या कि अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिनमें कुछ बातें समान हैं। क्या क्या समान हैं? अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, समझिए, प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक विवरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है मानव भूगोल में? मानव भूगोल में मानव और पृथ्वी के बीच जो अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी यानी प्रकृति तथा मानव जगत के बीच अंतर संबंधों का, मानवीय घटनाओं के स्थानिक विवरण का, ठीक, अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, उनके घटित होने के कारणों का, और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का, यानी संसार भर के जितने भी भाग हैं जहाँ की मानव प्रजातियाँ निवास करती हैं, उन सब के सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमियाँ हैं वो सबकी अलग अलग है, सब में विभिन्नता पाई जाएंगी, है ना। जैसे कि हम चले जाएं अमेरिका या इंग्लैंड तो वहाँ पाएंगे कि लोगों के जो रहन सहन का स्तर है हम भारतीयों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ स्तर का है। पहनावे की बात कर लें अगर हम, तो देखिए हम लोगों का पहनावा और उन लोगों के पहनावे में बहुत बड़ा अंतर है, खान पान में भी अंतर है। ठीक, तो इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि मानव भूगोल के एक सेकेंड, थोड़ा इसको डिलीट कर लें। हाँ, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उप क्षेत्र ऊपर ही पढ़ चुके, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं कौन कौन से? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल और उद्योग भूगोल, और भी तमाम आ सकते थे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अभी शायद मुझे लगता है सामाजिक भूगोल नहीं आया है, और शायद वाणिज्यिक भूगोल नहीं आया है, शायद राजनीतिक भूगोल भी नहीं आया है। तो ये सब जो हैं भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है ना। तो ये अगला प्रश्न देखें, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। यानी अब हमें मानव भूगोल को अन्य सामाजिक जो विज्ञान हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र भी है, समाजशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है ना, इतिहास भी है, सैन्य विज्ञान भी है, तो इनसे आखिर भूगोल किस तरह से संबंधित है। तो देखें, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। अंतर विषयक माने इंटर रिलेशन, आंतरिक संबंध है। अंतर विषयक का मतलब आंतरिक संबंध। तो मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो अत्यधिक अंतर विषयक है, अर्थात इंटर रिलेटेड है। ठीक, क्यों है? इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। अब देखिए, जब मानव शब्द जुड़ गया है और प्रकृति के बीच संबंध जुड़ गए हैं तो मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप आ जाएंगे इसमें। तो अब सामाजिक विज्ञान में भी मनुष्य के क्रियाकलाप बताए जाते हैं, मनोविज्ञान में भी, अर्थशास्त्र में, सब में बताए जाते हैं। तो इस तरह से यह जो है वह भूगोल जो है अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रखती है। जैसे सामाजिक विज्ञान से भी, मनोविज्ञान से भी, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, मानव विज्ञान से, इतिहास से, राजनीति विज्ञान व जननांकी आदि। जननांकी मतलब जनसंख्या विज्ञान। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। लॉन्ग आंसर है।
ठीक है ना बच्चों, 5 से 7 नंबर में आने वाला, तो इसको 150 शब्दों में देना है हमें। क्या है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो मानव का प्राकृतिकरण बताना है कि कैसे होता है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो देखिए आदिम अवस्था में, आदिम अवस्था कहलाती है बच्चों जब मानव जो था वो बिल्कुल एक पशु प्रवृत्ति की तरह रहता था, है ना, जंगलों में निवास करता था, कंदमूल फल मांस भक्षण किया करता था, वही कहलाती है आदिम अवस्था, ठीक है ना, आदि मानव वाली अवस्था। तो आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, उस समय काहे की प्रौद्योगिकी थी, कुछ नहीं था, बस पत्थर से वो कुछ औजार बना लेता था, कुल्हाड़ी और फरसा इत्यादि, या कुछ फेंकने वाले, है ना, अस्त्र शस्त्र, बस यही उसकी प्रौद्योगिकी थी। झाड़ फूड़ झंकड़ के या गुफाओं में रह के या पेड़ों की टहनियों पर मचान बना के रहने, बस यही उसकी प्रौद्योगिकी थी। प्रौद्योगिकी माने टेक्निक, जो उस समय विकास के लिए, ठीक, बस यही था प्रौद्योगिकी। तो आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। अब जब उसके पास कोई प्रौद्योगिकी ही नहीं थी, कोई उसके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, तो उस समय वो व्यक्ति जो है, मानव जो है उस समय का, वो प्रकृति के ऊपर पूर्णतः निर्भर था। वो प्रकृति के हर आदेश को मानने के लिए बाध्य हुआ करता था, ठीक। पानी पीना है तो उसी झरने में, नदी में जाकर पानी पी लेता था, पशु पक्षियों को मारा, कंदमूल फल तोड़े, वहीं जंगल के प्रकृति से लेकर उसको खा लेता था, मचानों में गुफाओं में सो जाता था, ठीक। तो बस उसी के साथ उसका वो अंतर संबंध था, प्रौद्योगिकी थी नहीं, तो इसलिए वो प्रकृति के सब नियमों को मानने को बाध्य था, ठीक। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम ही थी, आदिम माने बिल्कुल निम्नतम स्तर पे, ठीक। मानव की इस प्रकार की अन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, जो भी घटित होता है वह सब प्रकृतिजन्य होता है, और इसलिए मनुष्य को प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसी को निश्चयवाद कहा जाता है। तो मानव की इस प्रकार की अन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, ठीक। हाँ, जो भी प्रकृति में घटनाएं होती थी उसे लगता था कि ये सब दैवीय घटनाएं हैं, चाहे भूकंप हो, तूफान हो, वर्षा हो, बिजली गिरे, है ना, कोई भी प्राकृतिक घटना होती थी तो वो उसकी प्रचंडता से भयभीत हो जाता था। उसे लगता था कि प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, और प्रकृति नाराज हो गई है तो फिर वो उसको मनाने के लिए उसकी पूजा भी किया करता था। आपने देखा होगा हड़प्पा कालीन सभ्यता को आपने देखा होगा, तो पशुपति शिव की जो है ना सींगों वाली एक मूर्ति बन दिखाई देती है, बैल की, घोड़े की आदि की, है ना, तो पूजा दिखाई जाती है। तो ये पशु पक्षियों की, यहाँ तक कि पर्वत पहाड़ों की भी पूजा करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। अभी भी कुछ ऐसे समाज हैं जो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। तमाम जनजातियां अभी आपको मिल जाएंगी, है ना। अगर हम बात करते हैं वैश्विक जनजातियों की, तो आप पाएंगे कि देखिए बद्दू जनजाति, खिरगीज जनजाति, ये अभी आप इसी में पढ़ेंगे आगे मानव भूगोल में, बद्दू, खिरगीज, एस्किमो, है ना। तो ये जो प्रजातियां हैं आज भी प्रकृति के बीच में ही रह रही हैं, घने जंगलों में रह रही हैं। आधुनिकता से, साइंस से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनका खान पान, पहनावा, संस्कृति, रीति रिवाज सब वही हैं जो आदिकाल में रहा करती थी, ठीक। तो आज भी समाज में, आज भी विश्व में ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए हुए हैं, और प्रकृति एक शक्तिशाली बल है, पूज्य व सत्कार योग्य बनी हुई है। उनके लिए आज भी प्रकृति जो है वो शक्तिशाली बल है, पूज्य है और सत्कार के योग्य है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए हैं। तो ऐसे जो समाज हैं
जो मैंने बताए आदिम जनजाति समाज, ठीक। अगर भारत की बात करें तो भील हैं, कोल हैं, संथाल हैं, गौड़ हैं, ये जनजातियां आज भी जंगलों में ही रहती हैं। वैश्विक स्तर पे एस्किमो है, बद्दू है, किर्गिज हैं, ठीक। तो ये आज भी भौतिक पर्यावरण को अपने माता के समान पूजते हैं, ठीक। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अब ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता है तो लोग प्रकृति के वास्तविक रूप से धीरे धीरे परिचित होने लगते हैं और अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये विकास का देखिए एक क्रम है, ठीक। तो जैसे जैसे व्यक्ति जितना अधिक प्रकृति को समझता जाएगा उतना ही अधिक उसके अंदर प्रौद्योगिकी का विकास होता जाएगा और वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करना सीख जाएगा। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं, यही संभववाद है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई देती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है, ठीक। ये कहलाता है मानव का प्रकृतिकरण। और लास्ट की लाइनों में बताया कि किस तरह से फिर प्रकृति का मानवीकरण होता है। शुरुआत में क्या था, मानव प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास किया मनुष्य ने और वो फिर प्रकृति का मानवीकरण करने लगा, ठीक। अगला है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखी है। तो देखिए भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है मानव भूगोल। दूसरी क्या बताई थी बच्चों मैंने, दूसरी बताई थी आपको भौतिक भूगोल, ठीक। तो दो प्रमुख शाखाओं में से एक शाखा है मानव भूगोल। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उसकी व उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी। यानी मनुष्य ने जब आपस में अन्योन्य क्रियाएं की, निरंतर विकास के क्रम में वो आगे बढ़ता गया तो उसी के परिणाम स्वरूप फिर और भी तमाम सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, जननांकी अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन व नियोजन, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिकी अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि ये तमाम सामाजिक विषय फिर बाहर निकल कर आए। जब मनुष्य ने निरंतर विकास के पथ पर चलते हुए नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया तब जाकर के फिर ये भी सामने आए, ठीक। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का विकास होता है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों अब ये आपका जो है पूरा अभ्यास भी कंप्लीट हुआ और मैंने यथासंभव आपको बिंदुवार एक एक बिंदु को अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयास किया है। और यदि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया है तो फिर हमें उत्साहित करें ताकि हम आपके लिए इससे संबंधित और भी वीडियो लेकर आएँ। यदि आप इस पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं तो यकीनन हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाएंगे और पूरा कोर्स आपका कराने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।